रात रोशन थी और उनकी फैल रही थी। गंभीर महल की तमाम बत्तियां रोशन थीं। अपने कमरे में बैठा मेहदी गंभीर वो नीली रोशनियों में घिरा शख्स सी मुर्दा सा लगता था। जिंदगी यकदम ट्रैवल खाने और खुशियों से मुंह मोड़ गई थी। लोग उससे फैसिनेट करते थे, मगर अब वो लोगों में घबरा रहा था। मेहंदी गंभीर की जिंदगी की सारी इक्वेशन बदल गई थी। फर्श पे बैठे बैठे वो यूं ही लेट गया, घुटने सीने से लगा लिए, आंखें बंद कर ली। हर राह मसदूद थी, हर खुशी बेजार। उसका कंफर्ट उससे दूर था, उसकी खुशियां खत्म हो गई थी। सीनिया को लगता था वो विलन है, मगर वो इस कहानी का सबसे बड़ा विक्टिम था। आई मिस यू अम्मा। आई मिस यू अब्बा। वो यूं ही लेटे लेटे धीरे से बड़बड़ाया। उसका भेद खुल चुका था। वो अपने माँ बाप की कमी महसूस कर रहा था, शिद्दत से। हाकिम नवाब के घर में पलंग पे ऊंधे मुंह लेटी गूंज हाकिम का मोबाइल थरथराया। उसे धीरे से करवट बदली, मोबाइल उठाकर चेहरे के आगे किया। सीनिया कॉलिंग के अल्फाज जगमगा रहे थे। उसकी आंखें एक बार फिर बहने लगी थीं। वो अब तक इनकार की कैफियत में थी। सीनिया ऐसी नहीं हो सकती। उसकी जिंदगी का मद्दार बस एक मर्द के आगे नहीं घूम सकता। तुम्हें मैसेज किया था, कॉल की है, एक काम नहीं हो पा रहा कुंज। तुम एक मर्द को अपना सोना, अपनी सारी मता दे रही हो। तुमने उसके हाथ ही फोटोग्राफी छोड़ दी। क्या कोई मर्द इतनी एफर्ट्स डिजर्व करता है? एक मखूम सी उम्मीद थी जिसके तहत कूंज ने सवाल किया था। मैं गली से गुजरते किसी मर्द की मदद नहीं कर रही कूंज। बलाज मेरा शोहर है और अपने शोहर के लिए एफर्ट्स करना या फिर उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं होती। कूंज एहसासिया मुस्कुराई। सीनिया का भेद उसके आगे खुल चुका था। जो वो नजर आती थी वो थी ही नहीं। तुम तो हर वक्त करियर की रट लगाए रखती थी ना, फिर आज शादी, घर खुशी, ये सब कहाँ से बीच में आ गए? बीच में कुछ नहीं आया गूंज, ये सब शुरुआत से यही था। क्या करियर वो मैं शादी और बच्चों को ख्वाब नहीं देख सकती? क्या मेकअप और मशीनों वाली लड़की एक ही नहीं हो सकती? क्या हो गया है गूंज? क्या मैं शोहर और बॉस दोनों को डील नहीं कर सकती? तुमने हमेशा करियर की बात की थी। मैंने तुम्हारा एक अलग इमेज सेट किया था सैनी। वो रोंदे हुए लहजे में बोली। दिल से खून रिस रहा था। पता नहीं क्यों इतनी तकलीफ हो रही थी। मैंने कभी शादी और बच्चों को ना तो नहीं किया। तुमने मेरा इमेज सेट नहीं किया। तुमने अंदाज से लगा लिए थे। तुम कब बड़ी होगी गूंज? उसका लहजा बेजार सा हुआ। गूंज ने कॉल काट दी। उसे इस गम से निकलने के लिए वक्त दरकार था। यूं ही फर्श पर लेटे लेटे उसे आज शाम का ख्याल आया। आंखें बंद की तो चंद आंसू टूटकर मार्बल के ठंडे फर्श पे गिरे। शाम की नीलाहट में वापस जाऊं तो मेहदी गंभीर हाथ में ट्रे लिए घुटनों के जोर से स्टडी का दरवाज़ा खोलता नजर आएगा। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, शायद नहीं, यकीनी जबरी मुस्कुराहट। अंदर आया तो बख्तियार और गैस गंभीर उसे एक सोफे पर बैठे एक किताब डिस्कस करते दिखाई दिए। वो यहाँ नहीं आता था। वो गैस के कंफर्ट जोन में नहीं घुस सकता था। इस महल के कुछ हिस्से उसके लिए ममनू थे। वो अंदर आकर उनके साथ बैठ गया। कॉफ़ी का एक मग गैस के सामने रखा, दूसरा बख्तियार किया और तीसरा अपने हाथ में ले लिया। वो अगर सुकून की तलाश में कहीं जा नहीं सकता था तो क्या हुआ? वो यहीं सुकून तलाश करेगा। ये किताब मैंने भी पढ़ी है। उससे गैस के हाथ में पकड़ी किताब की तरफ इशारा किया। मुझे ये प्लॉट ट्विस्ट के बाद बोर लगी थी। तुम्हें कैसी लगी? गैस चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर उठ खड़ा हुआ। बगैर कुछ कहे वो स्टडी से बाहर निकल गया। वो मुनाफिक नहीं था। उसे जिनसे नफरत थी, इजहार पे वो बरमलाई किया करता था। उसके जाने के बाद चंद पल खामोशी रही। कॉफ़ी भाप छोड़ चुकी थी। तबीयत किताबें अपने ड्रामे की मुंतज़िर थी। मेरी निकला खनकारा। मैं आजकल बहुत बोर हो रहा हूँ। क्या मुझे कोई किताब रिकमेंड कर सकते हैं चचा? खुशगवार हल्का फुल्का लहजा। मैं किताबें गैस के साथ पढ़ता हूँ, उसे रिकमेंड करता हूँ और उसी के साथ डिस्कस करता हूँ। किताबें पढ़ने वाले लोग अपने पार्टनर्स इतनी जल्दी नहीं बदलते। वो संजीदगी से कहते हुए बाहर निकल गए। मेरी खाली होते दिल के साथ बैठा रहा। कुछ वक्त बाद वो लॉन में कुर्सी पे बैठा था। यहाँ से स्टडी साफ नजर आती थी। उसे नजर उठाकर देखा तो उसे खिड़की में दो लोग खड़े नजर आए। बख्तियार, जिनके हाथ में कोई किताब थी, और वो उसमें से कुछ पढ़कर बता रहे थे। गैस संजीदगी से सुन रहा था, साथ साथ मुख्तसर सा तबसरा भी कर रहा था। गंभीर महल एक घर होगा देखने वालों के लिए। वो कब्जा मेहदी के लिए। वो ऐसा बिस्मिल था जिसे अपने जख्मों पर बात करने से भी मुमानत थी। स्टडी टेबल के आगे बैठी सीनियर आगे लैपटॉप खोला रहा था। सुनहरी आंखें संजीदा और ज़ेरिक थीं। उसका यूएसबी अपने पास रखने का एक ही मकसद था, तजस्सुस। वो जब तक उसे खोल कर न देख लेती वापस हरगिज़ न करती। उससे यूएसबी लैपटॉप के साथ कनेक्ट किए।
ढेर सारे फोल्डर्स खुलते चले गए। जीनिया एक लम्हे के लिए सांस न ले सकी। मेहंदी का पेट उसके सामने खुल चुका था। उसे लगा था वो मॉन्स्टर है, लेकिन वो मासूम था। फोल्डर्स के नाम कुछ यूं थे: मेहदी विद मामा, मेहदी विद डैडी, माय फैमिली, हैप्पी फैमिली, फैमिली ट्रिप, मम्मी, पापा, वेडिंग। उससे फोल्डर्स खोलने शुरू किए। एक सब्ज आंखों वाली औरत थी जिसके चेहरे पे नरमी थी, नकोश बरतानवी और होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। उसके साथ एक सब्ज आंखों वाला बच्चा भी था जो रो रहा था और उसकी माँ उसे तसल्ली दे रही थी। साथ सुनहरी आंखों वाली लड़की भी थी और उनके अग में एक मर्द खड़ा था जो मुस्कुरा रहा था। वो वाकई मेहदी की हैप्पी फैमिली थी। अगली चंद तस्वीर के बाद वीडियो से को की क्वालिटी इतनी अच्छी ना थी, मगर जज्बात खरे थे, कोरे, जिनमें मेहदी बोल रहा था और उसकी माँ अंग्रेजी में कुछ जवाब दे रही थी। एक वीडियो में वो और उसका बाप सब आंखों वाली औरत को उर्दू बोलना सिखा रहे थे। हर बच्चे को उसकी माँ पढ़ाती होगी, लेकिन सीनिया की आंखों ने एक मोहतबर मंजर देखा जहाँ मेहदी गंभीर सर पे जालीदार टोपी पहने अपनी माँ को कायदा पढ़ा रहा था। उसके बाद वो आंखें नहीं देख सकी। उससे खटाक से लैपटॉप की स्क्रीन गिरा दी और लंबी गहरी सांस लेने लगी। दिल को जैसे किसी ने जोर से झगड़ा था। मेहंदी गंभीर का भेद खुल चुका था और वो कहानी का विक्टिम था, विलेन नहीं। फर्श पर लेटे लेटे उसे सारे मनाज़िर याद आ रहे थे। हर टूटी बिखरी याद फिल्म की माने चल रही थी। उसकी माँ के जिस्म से खून बह रहा था। वो आखिरी पल में बगैर पलक झपके मेरी को देख रही थी। अब्बा ने मेरे लिए रिश्ते देखने वाले बुलवाए हैं। तुम जिम्मेदार हो मेरी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सीनियर रोते हुए उससे शिकवा कर रही थी। तुम झूठे हो मेरी। तुमने झूठ बोला, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हें अपने सुकून से मोहब्बत है। तुम अच्छे नहीं हो। तुम मासूम नहीं हो। मुझे तुमसे नफरत है। मैं एक दिन तुमसे इंतकाम लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए अपनी इस्तादात से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। मैं जिता नहीं सकता, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। वो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज हलक में ही अटक गए। वो बेबसी से उसे खुद से दूर जाते हुए देखता रहा। अगले मंजर में मकसूद के सामने बैठा था। आंखें खिली सुर्ख थी, अंदाज मुल्तजी। आप कोशिश करें चचा, बख्तियार चचा से बात करें। वो अनीसा के साथ इतना बुरा ना करें प्लीज़। मकसूद ने हंकारा भरा मेरी के चेहरे को थोड़ी से पकड़कर ऊंचा किया। तुम बुज़दिल और बेगैरत हो। अपनी मंगेतर को छोड़ने से बेहतर था तुम उसे गैरत के नाम पे कत्ल कर देते। कम से कम तब मैं कह सकता, हाँ, तुम मेरे भाई का खून हो। उन्होंने झटके से उसका चेहरा छोड़ा। तुम बेगैरत हो, बिल्कुल अपनी फरंगी माँ जैसे गलीज। शर्म से डूब मरो मेरी। गैरत तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरी। मैं अनीसा के लिए कोई बात नहीं करूँगा। उसके जैसी लड़कियों का ठिकाना जहन्नुम है। वो अपनी व्हीलचेयर का बटन दबाते आगे बढ़ गए। तुम जैसे बेगैरत मर्द का ठिकाना घर से बाहर होना चाहिए। समातों में जहर उंडेल कर वो चले गए थे। मेरी दही दामन रह गया। माँ बाप रहे ना थे। बहन ने उससे खुद छोड़ दिया। मोहब्बत उससे बदगुमान थी और खून के रिश्ते बेजार। इस कहानी का सबसे बड़ा विस्मिल मेरी गंभीर था। फर्श पे लेटे घुटने सीने से लगाए, ठंड से कपकपाते वो कब सो गया उसे मालूम ना हुआ। अगर माँ बाप बहन भाई होते तो खैर खबर जरूर रखते। नीली रोशनियों वाले कमरे ने फिर एक मंजर देखा। एक मर्दाना हेवला था जो छोटे छोटे कदम लेता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसे ताज्जुब से फर्श पे लेटे मर्द को देखा। से आंखों में फिक्रमंदी उभरी। अब वो पलंग से चादर और तकिया उठाकर उसकी तरफ आया। सर को ऊंचा करके तकिया रखा। ठंड से कपकपाते वजूद पे कंफर्टर डाला और पलस्तर वाली बाजू को आरामदेह पोजीशन दी। चंद लम्हे फिर वो यूं ही खड़े उसे देखता रहा। घुंघराले बाल माथे पे गिर रहे थे। नीली रोशनियों में उसका चेहरा वजीह लग रहा था। फर्श पे लेटा शख्स सीन में पुरसुकून हो गया तो स्याह आंखों वाला शख्स जब जरा आया था उसी तरह चला भी गया। एक और भेद खुला था। गैस विक्टिम नहीं था तो विलन भी नहीं था। शाम में कुछ वक्त पीछे का सफ़र करके 20 कलेक्शन की इमारत का दरवाज़ा पार करते हुए, बराक हनीफ की संग राहदारियाँ तय करते हुए उसके ऑफिस में दाखिल हूँ तो 1 मिनट। ऑफिस से पहले एक बड़ा सा ग्राउंड हॉल था जहाँ गोल दायरे में फैंसी डेस्क लगे थे। साथ हर डिज़ाइनर का कैबिन था और उन्हीं केबिन्स में से एक केबिन में शेजल सिम्सन डेस्क पे बैठी अपने सामने कुर्सी पे बैठे मर्द मुलाजिम से कोई बात कर रही थी। वो इंतहाई संजीदा और रिजर्व थी। काम के मामले में फिर वो फितना सास से भी बड़ी फितना थी। शेजल बड़ी ही संजीदगी से मर्द को कुछ समझाते हुए रुकी। ऐनक के पार इस्तफामिया नजरों से उसे देखा।
तो फिर तुम्हें समझ आ गया या आगे भी सब बताऊं? मर्द हो चाहे औरत, उसे आप कहना नहीं आता था, और खास तौर पर मर्दों को आप कहते हुए उसे ताबेदार बीवियों वाला एहसास होता था। सो वो ज़्यादातर अंग्रेजी में बात करती थी, इज्जत भी बरकरार, कंफर्ट भी लाजवाल। लड़की ने उसके समझाए अमल को कुछ इस तरह दोहराया कि शेजल ना चाहते हुए भी हंस पड़ी, और उसकी यही हंसी बराग के दिल में आग के फट्टे सुलगा गई। वो बिजली की सी तेजी से आगे आया, जी चाहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। उसके हाथ गुस्से की शिद्दत से लरसने लगे थे, उसके नज़दीक गुस्सा, हमारे नज़दीक रुकावट। मिस शेजल सिम्पसन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आप यहाँ डिज़ाइनर के फ्राइज अंजाम देने नहीं, बल्कि मेरे ऑफिस की सेटिंग करने आई हैं। जो काम आप कर रही हैं, उससे आपकी सैलरी कट सकती है। बामुश्किल खुद को काबू में रखता हूँ, वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला, बराक हनीफ सर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि आज मेरा और आपका काम 11 बजे से शुरू होना था। मैं 10:55 से आपके ऑफिस में मौजूद हूँ। आप 5:06 पे वापस आए हैं, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट की शर्त नंबर 4 के तहत आप मुझे घंटों के हिसाब से पे करेंगे। सो इतनी लंबी बात कहकर उसका सांस फूल चुका था। इस वक्त आप कटौती नहीं भरपाई करने वाले हैं। मासूमियत से आंखें पटपटाते उससे बराक के में इजाफा किया। मेरी ऑफिस आए, काम शुरू करते हैं। बस इतना कहा उससे, और तनफन करता आगे बढ़ गया। लोगों ने मुड़ मुड़ कर उसे देखा था। क्या चीज़ था ये शख्स? वापस वापस आकर उससे खटाखट पानी के 3 से 4 ग्लास पी लिए। शेजल चंद लम्हों बाद नॉक करके अंदर आती दिखाई दी। सो हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आपके सामने वाली दीवार का डेकोर चेंज करना होगा। वो संजीदगी से कहते हुए दीवार के सामने आकर खड़ी हुई। आपकी फाइल में लिखा था कि आपके ऑफिस का डिज़ाइन आपको थका देता है और आप काम नहीं कर पाते। सो हम यहाँ से ये इल्यूजन आर्ट हटाकर यहाँ कुछ क्रिएटिव सा ऐड करेंगे। गुरु की बराक को देखा। मेरा ख्याल है हमें यहाँ कुछ पेंटिंग्स लगानी चाहिए, या फिर एक्वेरियम, पानी का बहाव। सामने चलती जिंदगी इंसान को फ्रेश रखते हैं। मैंने सीलिंग्स के कुछ सैंपल्स आपको ईमेल किए हैं, आप चेक कर लीजिए। वो वाकई प्रोफेशनल थी, और बुराक इंतहाई गैर प्रोफेशनल। वो बस यकटक उसे देख रहा था। सर, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो प्लीज़ बता दीजिए। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। जो कुछ माजी में हुआ उसे भूल जाओ मलका। वो मेज से पूछती का संजीदगी से बोला। शेर ने लब खींच लिए। उस वक्त कुछ था जो गलत था। शायद मैं, शायद वक्त, या फिर शायद तुम। उससे धीरे धीरे कदम उसकी जाने बढ़ाए। माजी में जो कुछ हुआ हम उसे भूलकर हाल में एक अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश कर सकते हैं। मेरा साथ दो शेजिल, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। कई पल तो शेजल भी साकिन रह गई। क्या वो इतराफ़ कर रहा था? क्या वाकई स्कूल से कॉलेज तक दुश्मनी नुमा दोस्ती, फिर बदगुमानी, और कई साल दुश्मनी, उन सब के दरमियान ये रुकावट वाला लम्हा कब आया? ये फिक्र, ये मान, ये सब उन दोनों के ताल्लुक में कहाँ से आ गया? बराक सर, आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं इससे काम नहीं कर सकती। उससे बराक की बात का असर ज़ाहिर करना चाहूँ। हाँ, मगर दिल का कोना कोना इस एतराफ़ से पुरसुकून हो गया था। इतने बरस एक आग में चलने वाली वो वाहिद नहीं थी। मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ, वरना आपका रवैया इंतहाई गैर प्रोफेशनल है। बराक आंखों में अलोही सी चमक लिए बेसाख्ती के आलम में आगे बढ़ा। शेजल पीछे हटी। मैंने इतने साल तुम्हारा इंतज़ार किया है शेजल। मैंने इतने साल तुमसे नफरत करने की कोशिश की, मगर मैं इतने साल तुमसे नफरत नहीं कर सका। वापस आ जाओ मलका। अपनी औकात में रहो बराक हनीफ। खुदा की कसम, मैं तुम पे हरेसमेंट की चार्जेस फाइल करूंगी। वो धीमी आवाज़ से घुराई। तुम ये सारी बकवास इससे कर रहे हो ताकि मेरा फ़ायदा उठा सको। एक बार फिर मैं नरम पड़ जाऊँ, और तुम एक बार फिर मुझे जलील कर सको। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा बराक। बल्कि वेट, लेट मी गेस, तुमने कहीं ना कहीं कैमरा ज़रूर लगाया होगा, ताकि इस बार फिर से मुझे रिकॉर्ड कर सको। कहाँ है कैमरा, कहाँ है? वो चीखते हुए उसकी मेज़ पर रखी चीज़ से उलट पुलट करने लगी थी। तुम हर दफ़ा यही करते हो। तुमने आज भी वही सब किया होगा। कहाँ है कैमरा? वो ऑफिस के बीचों बीच खड़े होकर हलक के बल गुर्राई। बराक शाकी आंखें लिए बेहद दिल गिरफ्तगी के आलम में उसे तक रहा था। वो गुस्से और रंज के मिले जुले तासुरात लिए उसके सामने खड़ी थी। बराक पलक तक न झपक सका। वो उस पर एतबार नहीं करती थी। वो कर सकती थी क्यों? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुम मुझ पर ज़रा सा भी इतबार नहीं कर सकती? उसके हलक से ये अल्फाज बरामद हो चुके। तुम इससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ कर चुके हो, और मैं सारी ज़िंदगी तक नहीं भूलने वाली। मैं माफ़ नहीं करती बराक। याद रखना, ना मैं तुमसे खौफ खाकर इस्तीफ़ा दूंगी, ना मैं तुम्हारे लिए नरम पड़ूंगी।
और अगर मैं तुम्हारे लिए नरम पड़ जाऊं तो? उसकी बात काटियों जैसे उन 11 लड़कियों के लिए नरम पड़े थे, अल्फाज से के चाबक, या फिर हर उस लड़की के लिए जो हर आए दिन तुम्हारे पेंट हाउस की मेहमान होती है, बदकिरदार आदमी। वो हिकारत से बोलते हुए बाहर जाने लगी जब बरा की खोखली आवाज़ उसके समाधों से टकराई। मैंने बहुत कोशिश की कि हम दोनों ठीक हो सकें, हमारे मामला दुरुस्त हो सके। उसकी आवाज़ हल्की थी। दरवाजे के हैंडल पे हाथ रख के शेसल रुक गई। मैंने तुम्हें अपने बराबर लाने की कोशिश की, खुद को झुकाकर, लेकिन तुम तो मलका हो ना। फिर आज से मैं तुम्हारा मुखालिफ। उसके लहजे में इंतकाम ने सर उठाया। तुम्हें मर्दों की अना पे चोट मारने से पहले 10 दफ़ा सोच लेना चाहिए। काम करने आई हो ना, अब मैं बराक हनीफ तुम्हें काम करने नहीं दूंगा, याद रखना। शेसल ने सर झटका। आ गया था वो अपनी औकात पे। मैन चाइल्ड कहीं का। दरवाज़ा ठाकी आवाज़ से मारती वो बाहर निकल गई। पराग ने मुठियाँ भींचकर अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करने लगा। काश वो कामयाब हो सके। एक हफ्ता बाद अक्टूबर अलविदा कहने को था। उनकी बढ़ गई थी और ठंड पड़ने लगी थी। गैस गंभीर के कमरे में आओ तो सफ़ेद रंग की ढीली ढाली शर्ट के साथ सफ़ेद ही स्लैक्स पहन रखा था। पैरों में स्लीपर्स, बाल माथे पे बिखरे हुए, लबों पे मुस्कुराहट रक्सा थी। गैस आज बड़े लंबे अरसे के बाद खुश नजर आ रहा था। 3 रोज़ा ट्रिप के लिए वो 10 रोज़ से ज़्यादा का सामान पैक कर चुका था। मेरी पलंग के एक कोने पे टिका हुआ था। सुसरोई से सामान उसके बैग में डालते हुए वो गायब दिमाग था। तुम ये सब देख लोगे? मैं बस अभी फ्रेश होकर आता हूँ। उससे मेरी को देखते हुए पूछा। माशाल्लाह आज गैस साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे। जब तुम मुझसे इतनी नफरत करते थे तो फिर उसके लिए दूसरे मुल्क क्यों जा रहे हो? मेरी की बात पे वो थम गया। गले में गिल्टी से ऊपर का मुंह धूम हुई। वो मेरी बहन है गैस, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा टूटा ताल्लुक जुड़ सकता है क्योंकि हम एक खून हैं। तुम कौन हो? गैस चंद लम्हे पलक झपके बगैर उसे दिखता रहा। फिर धीरे से चंद अल्फाज अदा किए। हम दोस्त हैं, हमारा ताल्लुक टूट कर भी जुड़ा रहेगा, हम दूर रहकर भी करीब रहेंगे। तुम सच्ची दोस्ती को नहीं जान सकते मेहदी, क्योंकि तुम्हारा कोई सच्चा दोस्त है ही नहीं। वो कहकर रुका नहीं। छोटे छोटे कदम लेता वॉक इन क्लॉसेट की जाने बढ़ गया। जूतों के रैक्स, वार्डरोब से झांकती ब्रांडेड शर्ट्स की कलेक्शन, घड़ियों के ढेर, कफलिंग्स का एक अंबार। स्याह और सफ़ेद क्लॉसेट सफ़ेद बत्तियों से जगमग कर रहा था। गैस चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों की आगे घूम रही थी। बाथरूम के सफ़ेद टाइल्स पे कदम रखते हुए, शर्ट और ट्राउजर समेत शॉवर के नीचे खड़े होते हुए उसे सब याद आ रहा था। उससे कुछ भूलता कहाँ था। शॉवर से गिरता पानी उसे भिगो रहा था। वो आंखें बंद किए खड़ा रहा। मेरी एक दोस्त थी, बहुत अच्छी, मिलनसार, मेरे जैसी नहीं थी वो। गैस की आवाज़ कहीं दूर से आई थी। वो अगर मुझे किसी काम से रोक देती थी तो मैं रुक जाता था। वो अगर कोई काम करवाना चाहती थी तो मैं कर लेता था। 16-17 बरस का गैस गंभीर महल के लॉन में बैठा था। लेनन शर्ट के साथ नीले जीन्स वाले लड़के के चेहरे पे बेरहमी थी। आंखें और रुखसार पे जख्म के निशान थे जो कि पुलिस की मार के मरहूने मिन्नत थे। कुछ निशान उसके शर्ट ने अपने अंदर छुपा रखे थे। वो बेकरारी की सी कैफियत में अपनी टांग हिला रहा था। दफातन उसकी नज़र सामने से चलकर आती मीरा पर पड़ी। उससे लंबी सुर्ख कमीज के साथ सुर्खी बड़े पांचों वाला ट्राउजर पहन रखा था। सुनहरी आंखों में तुर्श सा तासुर था। नाक की बाली चमक रही थी। वो गैस के करीब सोफे पे आकर बैठी। तुम क्या करने वाले हो अब्दुल्ला जमान? तंज सा उसके लहजे में। गैस से गर्दन सोफे पे ढलका दी, आंखें बंद कर ली। अब्दुल्ला जमान मर चुका है। कैस जमान कम्बीर को एक नई जिंदगी मिली है ताकि वो कुछ लोगों की जिंदगी छीन सके। उसके लहजे में ढूंढने से भी रहम नहीं मिलता था। तुम मेरे लिए हमेशा अब्दुल्ला रहोगे? जानते हो अब्दुल्ला का मतलब क्या होता है? कैस कुछ नहीं बोला। अब्दुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। तुम अल्लाह के बंदे हो। तुम पे उसका हुक्म, उसकी बंदी ही फर्ज है। मैं तुम्हें जानवर बनने नहीं दूंगी। तुम मुझे रोक नहीं सकती मीरा। मैं ही तो रोक सकती हूँ। तुम अपने साथ और लोगों के साथ कुछ गलत नहीं करोगे अब्दुल्ला, क्योंकि मैं तुम्हें रोक रही हूँ। तुम मुझे इनकार नहीं कर सकते। इधर देखो, क्या तुम मुझे इनकार कर सकते हो? उसे बाजू से पकड़कर कैस का रुख अपनी जाने मोड़ा। 3 रोज़ा हवालात का मारा उसका दोस्त बेहद आसूरदा था। तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हो मीरा? वो उसे देखकर पिघल रहा था। क्योंकि तुम मेरे भाई हो, मेरे दोस्त। बाकी सब ताल्लुक टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, दोस्त कभी अलग नहीं हो सकते। वो रुककर गीली नसें उठाकर गैस का चेहरा देखा। तुम किसी से कोई इंतकाम नहीं लोगे। वादा करो, तुम मेरी बात मान लोगे। वो चंद पल उसकी आंखों में देखता रहा।
फिर धीरे से सर को इस बात में हिलाया। जो तुम कहो। मनाजिर बदले। अब वो गाड़ी में बैठा था। बजता हुआ मोबाइल, आसपास का रश, एयरपोर्ट का लंबा रास्ता, उसे सब कुछ बेकार लग रहा था। माजी हर शय पे हावी था। मुझ पे उसका राज खोला था। मेरी अकल ने उस राज को खोजा था। नहीं खोजना चाहिए था। गलती हो गई, या फिर शायद नहीं हुई। मैंने उसकी आंखें पढ़ ली थी। हमारे दरमियान नज़दीकियाँ थी। मैं उसके कहे का मुंतज़िर नहीं था। मुझे उसके बारे में पता चल जाया करता था। कई बरस बाद ये उन दिनों की बात है जब गैस गंभीर किस्म की बुनियादें खड़ी कर चुका था। जिंदगी बामुश्किल डगर पे आने लगी थी। उन्हीं दिनों मीरा ने मोहब्ब मलिक से शादी करने का फैसला किया था और उस पर गैस उसके कमरे में था। ये क्या बकवास की है तुमने? तुम मोहब्बत से शादी करने वाली हो? वो मीरा के कमरे का दरवाज़ा एक धाड़ से खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी मीरा ने पुरसुकून नजरों से उसे देखा। मोहब्ब मलिक में आखिर ऐसा कौन सा खराबी है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती? मीरा वो साइको है। उसके एंगर इश्यूज हैं। 3 साल तक जहनी अमराज के इंस्टीट्यूट में रह चुका है वो। तुम जानती हो तुम्हारे मामले में कितना जुनूनी हो गया था। गैस का बस नहीं चलता था। सब कुछ तहस नहस कर दे। औरत मर्द को दुरुस्त कर सकती है, उसके हाथ में होता है। वो जैसे चाहे उसे उठाए बिठाए। कोई भी इंसान अपनी मोहब्बत से दूसरे इंसान को फिक्स कर सकता है। गैस को उसकी दिमागी हालत पे शुबा हुआ। ठीक है, तुम दोनों सही हम गलत। तुम उसे बदल सकती हो, वो तुम्हारे लिए बदल जाएगा, लेकिन वो ऐन मीरा के सामने आकर रुका। अब्दुल्ला तुमसे कहता है उसे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ना चाहिए मीरा। वो अगर मीरा से सांस ना लेने को कहता तो वो ना लेती, उसे यकीन था। मगर आई एम सॉरी गैस, मैं कमिटमेंट कर चुकी हूँ और अब मैं मुकर नहीं सकती। सपाट अंदाज में कहकर उससे रुख वापस शीशे की तरफ मोड़ लिया था। गैस को दुनिया अपने सर पे घूमती महसूस हुई। वो उससे करीब आया, फिर धीरे से घुटनों के बल उसके करीब बैठा। मीरा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उसकी आंखों में देखा। उससे तुम्हें मजबूर किया है ना? उसके पास तुम्हारा कोई राज है, कोई बात जिसे वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास ऐसा क्या है मीरा? सुनहरी आंखों वाली लड़की धक से रह गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और अगले कई लम्हे वो सांस न ले सकी। वो मेरी गंभीर नहीं था जिससे वो मैनिपुलेट कर लेती। ये कैस था जिसे मीरा के कहने की जरूरत नहीं थी। उसकी जहानत राज खोज लेती थी। अपना हाथ छुड़वा कर वो फौरन बाथरूम की जानिब भागी थी। दरवाजे से लगकर वो नीचे बैठती चली गई। कैस दरवाज़ा बजा रहा था, उससे कुछ पूछ रहा था, लेकिन मीरा उससे दूर होने का फैसला कर चुकी थी। वो उसकी आंखें कब से भरने लगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे खड़ा गैस चंद मोतबर लोगों के दरमियान घिरा हुआ था, मगर दिमाग इस वक्त भी माजी में था। जहाज़ की तरफ जाते हुए, लोगों की आवाज़ को फरामोश करते हुए, वो एक बार फिर माजी में था। मेरे लिए वो बहुत खास थी। मैं उसके राज को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मैं उसे इस मुसीबत से निकाल लाना चाहता था। लेकिन वो एक शक की लड़की थी। उसे कभी एतबार करना नहीं सीखा था। मैं उसके साथ मुखलिस था। उसे ये समझना चाहिए था। गंभीर महल के शाहाना लॉन्ज में एक अदालत सी लगी थी। सफ़ेद शर्ट पे खून के सुर्ख धब्बे लिए, हाथों और गर्दन पे भी खून की छींटे लिए गैस गंभीर उठी हुई गर्दन के साथ सोफे पे बैठा था। बख्तियार और मकसूद उसके दाएं बाएं बैठे थे। उनके सामने वाले सोफे पे मुहब का बाप सोहेब मलिक बैठा था, साथ एक दो और सूटेड बूटेड आदमी। मेरे बेटे ने आपकी बेटी को भगाने की कोशिश तो नहीं की थी, फिर कर भी नहीं सकता। उसकी इतनी औकात भी नहीं। गैस से उनकी बात काटी। सोहेब खून का खून भर कर रह गए। आपके बेटे ने किसी जंगली की तरह मेरे बेटे को मारा है। हॉकी, बल्ला, तेजधार चाकू, हर तरह से उसे इज्जत दी है। मेरा बेटा अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा है। मैं, शुक्र करे, सांस ले रहा है। और मैंने उसे सांस लेने के काबिल इसलिए छोड़ा है कि वो इबरत का निशान बन सके। अगली दफा मेरी बहन से दूर रहे, वरना वरना क्या कर लोगे तुम गैस गंभीर? मीरा की आवाज़ पर करंट खाकर मुड़ा। मैं मुहब से अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ और यही बात तुम्हें अपनी अना पे चोट लग रही है ना? वो इतने सारे मर्दों की मौजूदगी में कैसे इस तरह कैसे बात कर सकती थी? वो बामुश्किल खुद को पुरसुकून रखते हुए उठा और कोने से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। अपने खौफ ख़त्म कर लो मीरा। वो अब तुम्हारा राज इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उसे तसल्ली देनी चाहिए। मीरा ने उसके हाथ झटके। तुमसे किससे कहा कि मेरे साथ खड़े हो? तुम सिर्फ एक साजिशी इंसान हो। मैंने तुम्हें छोड़ मुहब का इंतखाब किया। तुम मुझसे इसी का बदला ले रहे हो, तो याद रखना तुम कामयाब नहीं हो सकोगे। वो बात को गलत रुख दे रही थी। कैस सदमे से कुछ कह ही ना सका। हाँ, उससे कैस को छोड़ मुहब का इंतखाब किया था,
मगर किस्सा मुख्तलिफ था। किस्सा यूं ना था। इससे पहले कि मीरा के राज खोले जाते, वो कहानी का रुख बदल गई थी। हाँ, द मीन कम्बेर्स। वो बुरी नहीं थी हदीबा, वो मुख्तलिफ थे। मैं नहीं जानता उससे मुझे क्यों छोड़ा, लेकिन ये हकीकत है कि मैं उसे आज भी मिस करता हूँ। उसके बगैर आज भी अधूरा हूँ। उस रोज़ लॉन्च वाले वाक़ये के बाद उससे मीरा से कोई बात ना की थी। वो जानता था मीरा उसे खुद से दूर कर रही थी। साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में वो कैस को बता चुकी थी कि अब उससे दूर रहा जाए। वो समझ ना पाया कि मीरा का राज इतना बड़ा था या फिर उनके दरमियान इतबार छोटा पड़ गया। मेहदी मीरा से रोज़ झगड़ा करता था। उसके दोनों चचा उसे बुरी भली सुनाते थे, मगर चुप था तो बस कैस। उससे छोड़ा था वो ही पहल करे। जहाज़ में बैठते हुए उसे हेजल के कुछ देर कब्ल के मैसेज खोले। तुम आ रहे हो ना? मम्मी सही कहती हैं, अगर तुम्हें बुलाया जाए तो तुम आ जाते हो। कैस आसुर्दगी से मुस्कुराया और मोबाइल बंद करके कोट की जेब में डाल दिया। इस सफ़र में अगर वो अफसरदा था तो खुश भी था। मैं चाहता हूँ कि वो पलट आए। मैं उसके पलट आने का एहतराम करूँगा। काश वो एक बार पलट आए। काश वो एक बार मेरी नज़रों में अपना मुकाम जान ले। आज मीरा के निकाह का दिन था। मकसूद उसे घर से निकाल चुके थे और आजकल वो एक होटल में रह रही थी। निकाह की तकरीब में भी थोड़ा ही वक्त था। शीशे के सामने बैठी वो कानों में हवेसी डाल रही थी जब उसका मोबाइल थरथराया। उससे नंबर देखा, तुल्ला कॉलिंग। उससे धीरे से मोबाइल कान से लगाया। बिलाखिर तुम शादी करने वाली हो, है ना? उसके लहजे में तमस्सुर था। मीरा खामोश रही। मैं सफाई नहीं देता मीरा। मैं लोगों को रोकता नहीं, जाने वालों के पीछे नहीं भागता, लेकिन वो रुका। आवाज़ जुकाम सदा भारी सी हुई। दिल चाहता है तो मैं आवाज़ से कर रोक लूँ, तुम्हारे पीछे आऊँ और सफाई भी दूँ। तुम एक वक्त पे एक ही काम कर सकते हो। इंतखाब करो कैस। वो धीरे से हंस पड़ा। मीरा भी हंसी थी, बेबसी भरी खोखली हंसी। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, न तुम्हारे पीछे आऊँगा। मैं बस सफाई दूंगा। शायद मुझे नहीं देनी चाहिए, मगर उससे कंधे उचकाए, गहरी सांस अंदर खींची। कैस गंभीर कभी तुम्हारा बुरा चाहने वालों में से नहीं था मीरा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खैर हुआ हूँ। कई लम्हे मीरा जवाब में कुछ ना बोली तो गैस से कॉल काट दी। अगर उसे आना होता तो इस कॉल के बाद आ जाती, मगर वो आना ही नहीं चाहती थी। बीजिंग एयरपोर्ट पे लोगों के हजूम, बांध बांध की बोलियों और ढेर सारे गैर शनासा लोगों के दरमियान कैसे उसे देखा। वक्त ने उसके साथ बहुत जुल्म किया था, या शायद उससे अपने साथ। कई लोग कैसे इस्तकबाल के लिए खड़े थे, मगर उस औरत की तरफ मुड़ा जो उससे बेनियाज सी, मगर उसकी अपनी थी। मैं अपनी आखिरी सांस तक उसकी पुकार का इंतज़ार करूँगा। अगर उसने एक बार भी मुझे वापस बुलाया तो मैं चला जाऊँगा। दोस्ती में मुकाबलेबाजी नहीं होती। अपने कमरे में बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो किसी किताब का मताला कर रहा था जब उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और मेलगजी हालत में मुल्तजाई नजरों वाला मेहदी गंभीर आता दिखाई दिया। गैस के दिल में चलते चक्कर मजीद तेजी से चलने लगे। उसे रोक लो कैस। तुम हमेशा उसे रोक लेते हो। अपने असूल छोड़कर उसके पीछे जाओ, वो तुम्हारे साथ वापस आएगी। मैं उसके पीछे नहीं जाऊँगा मेहदी। ऐलान था ये। वो मेरे लिए अहम है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम मैं हूँ। मैंने उसके लिए एफर्ट्स की हैं, आइंदा भी करूँगा। उसे मुश्किल से बचाया है, आइंदा भी बचाऊँगा, मगर मैं उसके पीछे नहीं जाऊँगा। उससे एक एक लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर अदा किया। मैंने उसे वार्न किया था, उसके लिए स्टैंड भी लिया था, मगर उसे बर्बादी का इंतज़ार है तो मेरी तरफ से वो 1000 बार बर्बाद हो। वो रुका, ठंडी नसें उठाकर मेहदी को देखा। अगर बर्बाद होने के बाद भी उससे मुझे पुकारा तो मैं जाऊँगा, 1000 बार जाऊँगा। मेरी थके थके कदम लिए वापस चला गया। बेड की तरफ वापस आते हुए, किताब को बेजारी से बेड पे फेंकते हुए, कमरे की बैल्कनी से मेरी को बाहर जाते देखते हुए और फिर उसकी वापसी का इंतज़ार करते हुए रात के 3 बजे तक गैस उसके एक मैसेज का इंतज़ार करता रहा था। उस रोज़ उससे एक मिनट के लिए भी मोबाइल अपने हाथ से जुदा नहीं किया था, मगर उसे कोई कॉल ना आई, कोई पैगाम ना आया। उस रोज़ गैस से मीरा से किया हुआ वादा तोड़ दिया था। वो मॉन्स्टर बना था और अब शायद ये उसका हक भी था। वेलकम अब्दुल्ला जमान। फूलों का बुके उसकी तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर बोली। कैसे उसकी मुस्कुराहट न देखी, उसकी गर्दन पे छुपे जख्म देख रहा था जिन्हें मेकअप से कवर करने की कोशिश की गई थी। कितने साल बाद वो दोनों रूबरू थे। कितने साल की बदगुमानी, अकेलापन, तकलीफ उन दोनों ने तन्हा ही सही थी। अब्दुल्ला ना सही, ज़मान बनने का वक्त आ गया है। वो उससे बड़बड़ाया और झुककर हेज़ल को अपनी बाजू में उठा लिया। वो खिलखिलाई,
कैसे उसके दोनों गाल चूमे, फिर सीने से लगाया। ज़िंदगी भी उसका हक भी था।